अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, कि नरेंद्र मोदी कितने कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, हर तरफ नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। एक तरफ हम वो नारा सुनते थे कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब तो उस एक अकेले पर सब भारी पड़ रहे हैं। सब विरोध, आरएसएस भी विरोध कर रही है, एनडीए भी, बीजेपी के अपने लोग भी, इनके अपने मंत्री भी। अब जनता ने तो जनादेश दिया ही नहीं है सर। हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी इतने कमजोर कैसे पड़ गए? नहीं प्रज्ञा, अगर आप देखोगे सारी जो इनकी नीतियां हैं, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो, चाहे काम करने की बात हो, भाई सरकार में जो लोग मंत्री बनते हैं, तो वो कुछ अपना कार्य करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए और अपने आप को भी मजबूत करने के लिए वो काम करते हैं। वो तमाम चीजें इन्होंने बंद कर दी। सारी चीजें पीएमओ चला रहा था, सारी चीजें पीएमओ से बन के आ रही थी। किसी भी मंत्री की औकात नहीं थी कि वो ट्रांसफर भी करा सके। कोई काम वो नहीं कर सकता था। पीएमओ से सीधा सेक्रेटरी को निर्देश आता था। मैं तो बखूबी जानता हूँ, मेरे तो कई मिनिस्ट्री में कई सेक्रेटरियों से और कई मंत्रियों से संबंध हैं, तो उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं था। मैं तो बहुत बारीकी से चीजों को देखा है। तो उससे कहीं न कहीं आहत थे लोग, अंदर के आहत थे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मंत्री बने हुए हैं। अगर आप गौर करें जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, आज आप देखिए कि वहाँ पे रबर स्टैंप के ब्यूरोक्रेट बिठा रखे हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बिठा रखे हैं। आप शहरी विकास मंत्रालय देखिए जिसकी माँग टीडीपी कर रहा है। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर देखिए, आप रेल मंत्री देखिए, आप संचार मंत्री देखिए, एक ही ब्यूरोक्रेट को 2-2 मंत्रालय दे रखे हैं। एक ब्यूरोक्रेट हैं जो अडानी में, अंबानी में काम करते थे, उनको वापस लाके संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय सौंप दिया गया। तो वो क्या करेंगे बताइए? आप दूसरे जो ब्यूरोक्रेट हैं, आईएफएस हैं, वो रिटायर होके उनको आपने शहरी विकास मंत्रालय दे रखा है, पेट्रोलियम मंत्रालय दे रखा है, वो क्या करेंगे? तीसरे ब्यूरोक्रेट थे जो चुनाव हार गए, जनता ने हरा दिया उनको, उनको आपने 10 साल से पावर मिनिस्ट्री दे रखी, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय भारत सरकार के हैं। अब आप बताइए, विदेश मंत्रालय में आपके देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए शानदार नेता होते हैं, वहां पे आपने एक रिटायर्ड आईएफएस को बिठा दिया है। तो आप क्या चाहते हैं कि कहीं पे कोई ऐसा चेहरा, ऐसा कोई दमदार व्यक्ति ना हो जो थोड़ा बहुत कुछ अपना अस्तित्व दिखा सके और अपने बारे में कुछ कर सके। सब जगह मोदी जी का चेहरा दिखे, सब जगह आप ही फीते काटें, सब जगह आप ही उद्घाटन करें, हर चीज आपके हिसाब से हो। तो इससे कहीं न कहीं पार्टी के अंदर भी एक ऐसा संदेश था, लोग परेशान थे कहीं न कहीं, बोलने की हिम्मत लोगों की इसलिए नहीं होती थी। अब मैं तो इसी कड़ी में जो तीसरे सबसे बड़े नेता हैं, नाम तो मैं लेना उचित नहीं समझूँगा, जब हमने उनसे पूछा कि आप इतनी निंदा, आप इतना जो है बेइज्जती क्यों झेल रहे हैं, आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, फिर भी आप मंत्री बने बैठे हैं। तो उसने कहा यार छोड़ने का भी क्या फ़ायदा है, छोड़ के क्या जाएँगे, तो बाहर पड़े रहेंगे तो कम से कम चलिए मंत्री ठीक है। तो इस आशा पे लोग आ गए थे कि जो मिल रहा है ठीक है, लेकिन कई सम्मानीय लोग जो थे वो छोड़ के भी गए, अलग भी बैठे, उनके टिकट भी काटे। अब देखिए आप शिवराज चौहान जैसे, शिवराज की मैं बात इसलिए बार-बार करता हूँ कि शिवराज चौहान ने पार्टी को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक मुकाम तक पहुंचाया है, इसमें उनकी मेहनत है। महिलाओं में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है मामा के नाम पे, ऐसी लोकप्रियता मुझे किसी दूसरे मुख्यमंत्री की नहीं दिखाई देती है। तो उनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री ने मोदी से कहीं ज्यादा जीत की मार्जिन से जीतना, वो तो वो शिवराज तो सिंह चौहान ने तो कमाल कर दिया है। 8 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते हैं शिवराज वो सिंह तो चौहान। प्रज्ञा वो तो प्रज्ञा आप अभी की बात कर रहे हैं, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 साल जी। 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हाँ। वो तो वाजपेयी गवर्नमेंट के पहले भी, वाजपेयी गवर्नमेंट में और वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान भी सांसद रहे हैं। मोदी जी तो 2001 में किसी सदन में थे ही नहीं, ना वो लोकसभा में थे, ना राज्यसभा में थे, ना विधानसभा में थे, ना एमएलसी थे। वो तो जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो चुनाव लड़े थे। शिवराज तो चौहान सर तो उससे पहले मोदी और सांसद थे। शाह, नड्डा जी, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी को तो अक्षम मानते थे ना, तभी कहते थे कि हमको तब आरएसएस की जरूरत थी, अब नहीं, अब हम सक्षम हो गए भाई। और शिवराज सिंह चौहान को तो किनारे ही लगा दिया है। नहीं, उनको वाजपेयी गवर्नमेंट को अक्षम मानने और शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को कामयाब ना मानने, उनको किसी काम के ना मानने की दुर्दशा ही तो आज झेल रहे हैं। अगर आप एक बैलेंस बना के चलते, तरीके से पार्टी को चलाते, तो मुझे कोई इसमें कहने में आपत्ति नहीं है कि अगले 10 साल और भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाती, अगर भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से काम कर रही होती। भारतीय जनता पार्टी ने जिस पे हमेशा पिछले 40 साल से लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर पे, राम मंदिर बना के बहुत बड़ा काम, हिंदुओं का हृदय जीतने का काम किया है। लेकिन आप एक तरफ मंदिर तो बना दे रहे हैं, खुश कर दे रहे हैं लोगों को, लेकिन बाकी जो नेगेटिविटी आपने फैलाई है, उससे आप कैसे बचेंगे?
भारतीय जनता पार्टी में जो इनका विरोध आज हो रहा है, उस विरोध का कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की आपने वैल्यू नहीं छोड़ी, आपने संघ को किनारे कर दिया, संघ के कार्यकर्ता की कोई हैसियत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है उसकी कोई हैसियत नहीं है, किसी सांसद की हैसियत नहीं है, किसी मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है, किसी मंत्री की हैसियत नहीं है। अगर किसी की हैसियत ही नहीं है, तो पार्टी में सहयोग क्यों करेंगे फिर? इसीलिए इस बार ये देखा गया है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता सहयोग करते थे, उन्होंने सहयोग नहीं किया और इसलिए पार्टी की स्थिति ये है। जहां इस स्थिति में ये खड़े हुए हैं, अगर ये नंबर भी ये बनाए हैं इन्होंने, तो कहीं न कहीं जैसा कि अभी प्रेम जी जिक्र के गए हैं कि साम-दाम, दंड-भेद करके और डीएम को फ़ोन करके उस तरह से भी इन्होंने कुछ फ़ायदा लिया। नहीं तो इनकी संख्या तो अगर नॉर्मल वे में देखें, जैसा मैंने बताया था, आईबी की रिपोर्ट भी आई थी, 180-190 पे ये कहीं न कहीं रुक रहे थे। ये तो बाद में इन्होंने साम-दाम, दंड-भेद करके इस नंबर तक ये पहुँचे हैं और पार्टी में तो ये खत्म हो चुके हैं। इसी से चीज़ से डरे हुए हैं। इसीलिए आप देखिए, परसों घोषणा हो गई थी, एक बार कल पूरे चैनलों पे चलने लगा था कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री की शपथ ले हाँ, लेंगे। शपथ आज लोग क्या होगी। हुआ? आज वो शपथ कहाँ चली गई? आज कहाँ शपथ चली गई वो? क्योंकि मैं आपको सर, फिर कह रहा जयराम हूँ कि रमेश कह कल रहे हैं कि अभी तो कटोरा ले करके अपने हर घटक दल के पास जा रहे हैं और अपने पुराने कर्मों की माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी लाज बचाए रखना गुरु। नहीं, देखिए, वो अगर गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और एक-एक एलाइज को फ़ोन कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आ कौन रहा है ये देखना होगा। हम्म। क्योंकि जो आए हैं, जो मीटिंग में भी आ गए हैं, डिनर करके चले हम्म। गए हैं, वो आपके साथ खड़े हैं कि नहीं है, हमें ये भी देखना होगा। हम्म। जैसे कि अभी सर, एक ज़िक्र चीज और किया उन्होंने। बताइएगा। सर, एक चीज और हुँ। बताइएगा। एनडीए की बैठक पहले रख ली नरेंद्र मोदी ने, बल्कि होता तो ये था अब तक कि पहले अपने खुद के सांसदों को बुलाना चाहिए था, उनके साथ बैठक करनी चाहिए थी, आरएसएस की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, लेकिन अपने लोगों को छोड़कर एनडीए की मीटिंग बुलाई और ये दिखाने की कोशिश करी, एक तरीके से संदेश दिया कि मैं गद्दी नहीं छोड़ूंगा। प्रज्ञा जी, मैंने आपके चैनल पे ही कल आपको इसका उदाहरण भी दिया था और मैंने ये कहा था कि आप यहाँ पे अपने चैनल की मालकिन बन के बैठी हैं। पहले घर में बात कर लीजिए, तभी तो आप मालकिन होंगी, आप तो मुझे बता रही हैं। तो मैंने कल भी आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया था, तो कि कल आपने जो एनडीए की मीटिंग बुलाई थी, उससे पहले आपको अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की मीटिंग करनी चाहिए और जब आपको संसदीय दल आपको नेता चुनता है, उसके बाद आपको एनडीए की मीटिंग करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे दबाव बनाने के लिए पहले एनडीए की मीटिंग कर ली और ये दिखाने की कोशिश की कि हमने एनडीए को साध लिया है, इसलिए आप हमारे हिसाब से तत्काल सब साथ में आ जाइए और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब आप बताइए, आरएसएस और बीजेपी के अपने जो सांसद आए उनसे बिना पूछे आप जो है मंत्री पद की, प्रधानमंत्री पद की और सबकी घोषणाएं कर दे रहे हैं। तो क्या जो अभी आए हैं चुन के, जो इन्होंने शपथ भी नहीं ली है और उनसे आप पूछ भी नहीं रहे हैं, तो कैसे आप गारंटी ले सकते हैं? तो इसीलिए कहीं न कहीं ये घबराए हुए हैं, घबराहट में इस तरह का कदम उठा रहे हैं। मैंने तो जो एनडीए की मीटिंग हुई है, उस पे एक पोस्ट डाली है, आपने अगर एक्स देखा हो, कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्कूल में दाखिले शुरू कर दिए हैं और सूची बना ली है। अब लोग आए हैं, विद्यार्थी आए हैं, वो सूची में नाम लिखवा के चले गए हैं, लेकिन वो पड़ोस में जो स्कूल है उसमें भी नाम लिखवाया है। अब वो तौल रहे हैं कि कौन से में वजीफा ज्यादा मिलेगा, कौन से में फीस की बार्गेनिंग हो सकती है, अब वो एडमिशन उसी में ले लेंगे। जरूरी थोड़ी है मोदी के स्कूल में ही वो क्लास लेंगे, एडमिशन लेंगे। एडमिशन होने में अभी टाइम है, तो इसलिए वो भी तौल रहे हैं। तो मैं तो लिख चुका हूं कल ही इस बात को। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये कहीं न कहीं एक घबराहट का नतीजा है जो दिखाई दे रहे हैं और मुझे आशंका है कि जिस प्रकार का अभी आपने वीडियो दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जिस तरह से खुल के बोला, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। उसने सीधा-सीधा देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, गुजराती को, अमित शाह को चैलेंज किया है। तो एक साधारण कार्यकर्ता अगर चैलेंज कर रहा है, तो जो सांसद होगा, जो पार्टी का पदाधिकारी होगा, इतना पुराना आदमी होगा, वो भी चैलेंज कर सकता है। और अगर उसने चैलेंज कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे, उस परिणाम से कहीं न कहीं ये दोनों लोग डरे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और सर, जो कार्यकर्ता ये खुलकर कह रहे हैं कि अगर जो हमारी हार हुई है वो अमित शाह की वजह से हुई है और बड़बोले नेताओं की वजह से हुई है, तो सर क्या वो कार्यकर्ता, क्या वो जिन्होंने हार देखी है, जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमित शाह ने सब अपने दम पर किया, योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया, तो क्या वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते होंगे? बिल्कुल नहीं देखना चाहते होंगे। नहीं, मैंने इसीलिए तो कहा ना आपको कि वो नहीं देखना चाहते।
इसीलिए तो उन्होंने विरोध में काम किया है। अगर वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते तो वो पार्टी के सपोर्ट में काम करते, तो ये उन्होंने तो काम प्रेशर नहीं किया कुकर है। फट जाएगा सर, बड़ी जल्दी फट जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल फटेगा, अभी आवाज़ें सुनाई देंगी आपको। आप वो देखिए ना, मैं फिर कहता हूँ कि जैसे उसने इस बात की तस्दीक की है कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में खड़ी है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं बाबा का सहयोग है। और मैं बार-बार आपके चैनल पे भी कहता हूँ कि बाबा ने एक जो परसेप्शन बनाया है अच्छी कानून व्यवस्था का, भई इतना बड़ा प्रदेश है, हो सकता है कोई छोटी-मोटी घटनाएँ या कई बड़ी घटनाएँ भी हो रही हों, लेकिन जो एक पहले माहौल बना हुआ था, एक परसेप्शन दूसरे राज्यों में बना हुआ था खौफनाक यूपी के नाम पे, कहीं न कहीं उसको ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका योगी आदित्यनाथ ने निभाई है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर कोई न कोई आरोप लग जाते हैं, भ्रष्टाचार के, हेरा-फेरी के, कैरेक्टर के, कई तमाम उनके ऊपर इस तरह के आरोप लग सकते हैं। योगी के ऊपर पिछले 7 साल में कोई भी एक इस तरह का दाग मुझे दिखाई नहीं देता। तो ये 2 चीज़ें आदित्य योगीनाथ जी की ऐसी हैं, जो उनको इस चीज़ के लिए प्रभावी बनाती हैं कि 7 साल का उनका बेदाग चेहरा और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे लोगों ने वोट दिया है। और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को महसूस करता हूँ। क्योंकि मैंने जब पश्चिम उत्तर प्रदेश को बारीकी से कवर किया और मैंने खासकर जाट समाज के लोगों से ये बात की कि आप भाई भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं इस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, आपका किसान आंदोलन में उन्होंने आपके साथ इतना खराब व्यवहार किया, आपको एमएसपी नहीं दे रहे हैं, आप क्यों नहीं गठबंधन को वोट देते हैं, विपक्ष को वोट देते हैं। तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि भाई साइकिल पे जाने का हमारा मन नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आप ये सोचिए कि कानून व्यवस्था कौन दे रहा है? वो तो देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहा है ना, तो उस पे वोट पड़ रहा है। तो यहाँ पे तो अगर मोदी और अमित शाह के जाने से कोई उत्तर प्रदेश में फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हुआ है और वो नुकसान दिखाई देता है। आप देखिए उसको कि आप लास्ट में गए, जौनपुर पे गए, अमेठी पे गए, जहां-जहां अमित शाह गए, वहां-वहां सत्यानाश करके आए। आप मुझे बताइए, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो दूसरे ठाकुर नेता हो, अगर उनको आप इंडिपेंडेंट छोड़ देते और आप बाबा को कहते कि भाई इनको आप अपने तरीके से ठीक करिए, क्या बाबा उनको ठीक नहीं कर लेते? क्या भाई राजा भैया को तो उत्तर प्रदेश में ही रहना है, धनंजय सिंह को तो उत्तर प्रदेश में ही रहना है। तो बाबा के एक बुलावे पर तुरंत जाते और बाबा उनको कहते कि भाई आपको हमारे साथ रहना हो, रहते हैं। लेकिन ये बाबा को इग्नोर करके खुद जा रहे उस संजीव बालियान को राजा भैया के घर भेज रहे हैं, जिसके विरोध में सारा ठाकुर समाज नाराज है। तो आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। तो यही तो हम बात शुरू से कर रहे हैं कि ये कौन सी रणनीति लेके चल रहे थे उत्तर प्रदेश में। इनके दिमाग में अभी तक ये बैठा हुआ था कि मोदी जी के नाम पे जो भी लड़ेगा वो रिकॉर्ड वोटर से जीत के आ जाएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए प्रज्ञा, कि जितने विपक्षियों की जीत हुई है, जितने समाजवादी पार्टी के सांसद चुने हैं, अधिकतर 1-1.5 लाख से ऊपर जीते हैं। ये कोई छोटी जीत नहीं है, 10,000, 20,000, 50,000 की जीत नहीं है। तो इसका आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कितने बड़े स्तर पे हुआ है। जी। तो सर, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह आत्मसम्मान जिसे समझते थे, अपनी यूसीसी नीति, अग्निवीर योजना, ये सब वापस लेंगे? क्योंकि केसी त्यागी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि अब एनडीए की चलेगी भाई, ये सब कुछ नहीं है, ये सब वापस हो जाएगा। तो ये तो वही बात हो गई, 56 इंच के फूल हवा से फूले हुए गुब्बारे में सुई चुबा दी इन्हीं के लोगों ने, फट गया गुब्बारा। देखिए प्रज्ञा, अभी तो सरकार बनी नहीं है और चाहे केसी त्यागी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये कल के नेता नहीं है ये कि ऐसे हवाबाजी में बोल रहे हैं। अगर इनके मुंह से कुछ निकल रहा है तो उसके मायने होते हैं। मायने समझाइए सर। केसी त्यागी चौधरी चरण सिंह के चेले हैं। केसी त्यागी चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक विद्यार्थी हैं। केसी त्यागी अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो वो इन पर दबाव बनाने के लिए बोल रहे हैं। एक चीज तो आई नहीं है पब्लिक डोमेन में, उनकी बाइट पे नहीं आई जो उन्होंने हमसे फोन पे कहा या हमारी जो बात हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो इतने दिन से हम मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए भाई। हाँ। अभी तो ये बात आई नहीं है मीडिया में, अभी तो आप दूसरी बातें सुन रहे हैं, तो अभी तो ये बातें आएंगी। और मैंने कहा कि नीतीश कुमार की और लालू यादव की जिस तरह से बात पहले हो चुकी है, उससे मुझे नहीं लगता कि वो एनडीए के साथ आएंगे। और अगर वो एनडीए के साथ आएंगे भी
तो चंद रोज के साथ आएगी और ये लंबा सर्वाइव ये सरकार नहीं कर पाएगी अगर बनती है तो। दूसरा, हम टीडीपी को जानते हैं कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जिस प्रकार से बार्गेनिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में थे और उन्होंने बार्गेनिंग की थी, वो भी हमें याद है। उस टाइम हम खूब कवर करते थे पार्लियामेंट, एक-एक चीज हमें याद है। उन्होंने सबसे पहले स्पीकर का पद लिया था, महत्वपूर्ण मंत्रालय लिए थे और वो बीच-बीच में जो है डिमांड करते रहते थे, धमकी देते रहते थे वाजपेयी को, हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो ये चीजें आज भी तो होंगी। और अब तो तब तो वाजपेयी जी ने उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया नहीं था कि वो चिढ़े हुए हों। वाजपेयी जी तो बहुत सॉफ्ट थे। इन्होंने तो उनको सुई चुभाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है, उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनको जेल भिजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब तो वो और बदला लेंगे। तो इतना आसान ना माना जाए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है सरकार की वो छान चढ़ाने में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं आपको। इतना आसान नहीं है। उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विरोधी सुर आएंगे। हो सकता है हमें ये कहने का मौका मिल जाए, आपका तो घर ही ठीक नहीं है, कहाँ आप आ गए, पहले घर ठीक कर लीजिए, हम तो आपके साथ हैं ही। तो इसलिए भी उनकी रणनीति ये हो सकती है, नीतीश कुमार की, केसी त्यागी की और नायडू की। सर एक चीज बड़ी अजीब लगी, पहले तो नड्डा ने इंटरव्यू दिया कि आरएसएस की इनको कोई जरूरत नहीं है, जब आरएसएस इनके साथ थी अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान, ये अक्षम थे, अब ये सक्षम है, अब इनको कोई जरूरत नहीं है आरएसएस की। लेकिन उसी आरएसएस की मीटिंग अमित शाह के घर पर हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस अब अपने मन का प्रधानमंत्री चाहती है, आरएसएस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहती है। तो सर ये क्या कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं? उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं प्रज्ञा। अगर एक परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, और हम जैसे किसी लड़के के पिताजी हैं जो मध्यम वर्गीय हैं और अपने सम्मान के साथ रहते हैं, और लड़का कुछ 2 पैसे ज्यादा कमा लेता है या बड़ी नौकरी हो जाती, बड़ी गाड़ी लेता, तो उसमें थोड़ा अहम आ जाता है। तो बाप को बाप नहीं समझता और वो कहता मुझे अब आपकी जरूरत ही नहीं है, मैं खुद कमाता हूँ और खुद मैंने बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो वो चला जाता है। लेकिन जब वो चला जाता है और थोड़े दिन के बाद उसको एहसास होता है, फिर वो आपके आके बाप के पैरों में गिरता है। जो बाप के पैरों में गिरता है तो बाप फिर कहता है तुम तो बहुत ये बन के गए थे। तो वो सॉरी, माफी, गलती तमाम चीजें करता है। तो फिर वो बाप ये कहता है अच्छा अब तुम्हें मेरे कंडीशन पे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो सर झुका कहता है ठीक है जैसे आप कहेंगे चले। तो ये स्थिति आ गई है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आरएसएस मातृ संगठन है, आरएसएस पितृ संगठन है, आरएसएस इन सबका बाप है, चाहे वो कोई भी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उसकी एक शाखा है और वो आरएसएस ही उसको हैंडल करता है। ये भूल गए थे, ये सोच रहे थे कि हम आरएसएस के बाप हैं। तो अब उनको पता चल गया है। अब जब आरएसएस को इतना कुछ जलील कर दिया एक तरीके से नड्डा साहब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के नड्डा साहब ने, अपने मन से तो कुछ बोला नहीं होगा, उनको जो कान में भरा गया होगा बोले तो वही होंगे वो। तो क्या अब आरएसएस नरम स्वभाव शाह की तरफ और मोदी की तरफ दिखाएगी क्या? नहीं, अगर आरएसएस चाहे भी तब भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंदर इतना जहर घुल चुका है। अगर आरएसएस एक बार को कह भी दे ठीक है, तो बाकी लोग थोड़ी मानेंगे नीचे वाले। तो इसलिए आरएसएस अब इनको सीधा सीधा यही कहेगी कि आप जो है रिटायरमेंट लीजिए, सम्मान के साथ आप चले जाइए, है ना। तो इनकी विदाई तय है। तो मोदी के घर में मीटिंग क्यों नहीं हुई सर? शाह के घर में क्यों हुई? ये भी एक सवाल मेरे जहन में चल रहा है। नहीं, शाह के घर में नहीं हुई है, मेरी जितनी जानकारी है नड्डा के घर पे हुई है। और दूसरी चीज ये है कि ये आरएसएस के प्रतिनिधि भर हैं दिल्ली में जिनकी मीटिंग हुई है। हम तब तक इस चीज को नहीं मानेंगे जब तक मोहन भागवत जी से किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की मीटिंग नहीं होगी। आरएसएस के दूसरी लाइन के, तीसरी लाइन के आदमी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर चले जाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग झंडे वाला आरएसएस हेडक्वार्टर चले जाते हैं, तो हम इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे जब तक मोहन भागवत जी से किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की मीटिंग ना हो। तो मेरे और सुरेश सैनी हमेशा के घर पहुंचे हैं। हाँ, तो आप पहुंच गए होंगे। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि चले गए होंगे, सुनने समझने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो नाराज होंगे ना सर, इतनी बड़ी बातें कहती है, अब वो खुद थोड़ी उतर के जाएंगे, उन्होंने तो नहीं, वो नहीं खेल ली जलालत। नहीं, वो जाते भी नहीं है,
वो जाते भी नहीं है, वो वहां जाना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कई बार वाजपेयी जी तो को हमने मत्था झंडे टेकने की वाला। कोशिश की, मत्था टिकना उनका कोई काम तो आया नहीं। अब ये हाँ। बताइए सर मुझे साफ तौर पर, आज जिस सवाल के साथ मैं हूं, हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे कि रास्ता बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है? नहीं, मुझे तो नामुमकिन लगता है, और अगर थोड़ा बहुत मुमकिन हुआ भी और अगर प्रधानमंत्री बनते भी हैं तो सरवाइव कर पाएंगे, मुझे इस पे संशय है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि मुझे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के हालात हैं उन हालातों में चाहे संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनको नकारने का काम करेगी। और आपको कोई तीसरा चेहरा दिखेगा जिसको संघ और आरएसएस एक सहमति के साथ, भारतीय जनता पार्टी और संघ उसका नाम को आगे करेंगे, उस पर सहमति बनेगी, और वो हो सकता है कि एनडीए के प्रधानमंत्री बने, और फिर नया एनडीए बनेगा और उसमें और सहयोगी जुड़ेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो। और उनकी शर्तें भी पूरी होंगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो नायडू हो, और वो वाजपेयी जी के अंदाज में सरकार बनेगी और उसी अंदाज में चलेगी। और ये वाजपेयी तमाम जी जो के अंदाज विरोध में हैं मतलब? उसमें यह है कि सबकी मांगे मानी जाएंगी, सबकी बात सुनी जाएगी, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जैसे कि अभी केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर में हम फेरबदल चाहेंगे, तो अग्निवीर अग्निवीर में जब तक अग्निवीर से लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक अग्निवीर को लागू नहीं किया जाएगा, या अग्निवीर को वापस लिया जाएगा। तमाम जो इस तरह की चीजें हैं, चाहे जातीय जनगणना की बात हो वो इनको करानी पड़ेगी। तो इस तरह की सारी मांगे आपको विपक्षी नेताओं की माननी पड़ेंगी, जो आपके सहयोगी लोग होंगे उनकी बात माननी पड़ेगी, तभी ये लोग आपके साथ आएंगे। इस सिचुएशन में मुझे दिखाई देता है कि नए नए जो सहयोगी दल है एनडीए में वो भी आ सकते हैं, जो मैं बार-बार कहता हूं। ममता बनर्जी अभी कहीं अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ममता बनर्जी भी एनडीए में आ सकती हैं, अगर सिनेरियो बदलता है। देखिए, जो ज्यादा लोगों की नाराजगी है, वो मोदी शाह के नाम पे नाराजगी है। किसी की भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नाराजगी नहीं है। तो अगर सिनेरियो ये बनता है तो नए सहयोगी दल भी आएंगे और एनडीए की सरकार इस सूरत में बन जाएगी। इनके नाम पर सहमति बनती फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही।